चैप्टर 163 यिंग ज़ेंग। वो डोंग जैसी लगती है, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? वांग यांग ने खुशी से बोला। कोर्ट के एक ऑफिशियल के लिए ये बहुत बड़ा सम्मान था कि यिंग ज़ेंग ने खुद जाओ फेंग की मां की जगह एल्डर सीट पर बैठकर उनका दर्जा बढ़ाया। राजा खुद एल्डर सीट पर बैठे। ये सुनते ही जाओशी की आंखों में हल्की सी खुशी चमक उठी। जी माँ, वांग यांग मुस्कुराकर बोली, ये भी सबूत है कि राजा तुम्हारे पति को कितनी बड़ी कदर देता है। आज के कोर्ट में जाओफेंग एक चमकता हुआ सितारा बन चुका था। बहुत लोग यकीन करते थे कि वो फ्यूचर में स्टेट कमांडर बनने वाला है। शायद ये किस्मत है ज़ेंग, तुमने सही सीट चुनी थी। शायद इससे मेरे दिल का वो पुराना दर्द थोड़ा कम हो गया, जाओशी ने मन ही मन सोचा। 2 दिन बाद आज जाओ रेजिडेंस पे हमेशा से ज्यादा भीड़ थी। पूरा गांव स्टेट के अंदर और बाहर जमा हो चुका था। स्पेस कम पड़ने पर बाहर भी टेबल्स लगा दी गई थी। आज जाओफेंग अपने गांव में वेडिंग बैंक्वेट रख रहा था। सियानयांग की रॉयल बैंक्वेट जैसा शानो शौकत तो नहीं था, पर खुशी उससे भी ज्यादा थी। गांव का हर बुजुर्ग, हर बच्चा, हर परिवार को बुलाया गया था। जाओफेंग के लिए खर्च का कोई सवाल ही नहीं था। ये सब उसकी माँ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए था। शेफ्स पकवान बना रहे थे, गार्ड्स अरेंजमेंट्स देख रहे थे और टेबल ज़्यादा चाहिए थे तो कई लोग अपनी टेबल खुद घर से ले आए। आज के लिए जाओफेंग ने फिर से काला शादी का लिबास पहना और वांग यांग ने भी। इनर हॉल में जाओशी एल्डर्स की सीट पर बैठी थी। विलेज चीफ वू भी वहीं पर थे और जाओशी के कहने पर शाओ वाकुए को भी उन्हीं के साथ जगह मिली थी। ये वेडिंग रिचुअल फिर से किया जा रहा था। सियानयांग का रिचुअल वांग यांग को इज्जत देने के लिए था और ये गांव का रिचुअल जाओफेंग की माँ के लिए। 1 महीना पिघल गया। आज जाओफेंग सियानयांग वापस जाने की तैयारी कर रहा था। माँ, क्या आप सच में हमारे साथ सियानयांग नहीं चलेंगी? बहन भी साथ जा रही है। तुम सब जाओ, मुझे यहीं आराम लगता है, जाओशी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। ग्रांडपा शाह, आप भी नहीं आ रहे? पिछले 1 महीने में उनका रिश्ता काफ़ी बेहतर हो चुका था। हाँ, सियानयांग मुझे पिंजरा लगता है। अब मैं पूरे किन में घूमकर दवा से लोगों का इलाज करना चाहता हूँ। राजा को कह देना जब मन करेगा तब लौट आऊँगा। पर राजा आपको बहुत वैल्यू करता है, आप वापस नहीं गए तो वो परेशान होगा। चिंता मत करो, अगर वो पूछें तो ये लेटर दिखाना। मैं थक चुका हूँ और सच कहूँ तो वापस जाना मेरे लिए खतरा हो सकता है। शाओ वाकुए जानता था अगर सियानयांग में उनकी बेटी का राज खुल गया तो अंजाम बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ठीक है, जाओफेंग ने मजबूरी से कहा। फिर उसने अपनी बहन से पूछा, यिंगर, तुमने सोच लिया? सच में आर्मी के साथ चलना चाहती हो? बिल्कुल, मैं नहीं चाहती लोग गांव में मेरे बारे में बेकार की बातें करें। अच्छा, बाद में मत कहना कि वार्न नहीं किया। अच्छा, हाँ। चीयर, लिंगर, दादी को बाय बोलो। दादी, हम जल्दी वापस आएंगे, मैं आपको मिस करूंगी। बच्चे खुशी खुशी बोलकर गाड़ी में चढ़ गए और फिर कॉन्वॉय रवाना हुआ। जाओशी और शाओ वाकुए चुपचाप उन्हें जाता देखते रहे। डोंग, यहीं रुककर मैं शायद अपने राज को छुपा सकती हूँ, पर अगर मैं वापस नहीं गई तो राजा शायद और गहरी जांच करेगा। शाओ वाकुए ने अपनी बेटी की तरफ देखा और गहरी सांस ली। राजा यिंग ज़ेंग 21 साल पहले एक अलग इंसान था। आज का यिंग ज़ेंग, उसे बेवकूफ़ बनाना नामुमकिन था। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। सियानयांग, ज़ांगताई पैलेस। योर मैजेस्टी, सुप्रीम जनरल और उनका परिवार शहर आ गया है, रन श्याओ ने रिपोर्ट दिया। पूरा परिवार? मुझे पूरी श्योरिटी नहीं है, पर मेरे हिसाब से हाँ। अब जब उनका खुद का एस्टेट सियानयांग में है तो वो माँ और बहन को गाँव में नहीं छोड़ेंगे। मैं अभी तक जाओफेंग की माँ और बहन से नहीं मिला हूँ, आज ही मिलता हूँ। फौरन फरमान जारी करो, जाओफेंग और उनके परिवार को सीधा महल बुलाया जाए। मैं उनको इनाम देना चाहता हूँ। राजा के लिए एक मिलिट्री कमांडर को काबू में रखना तभी पॉसिबल होता है जब उसका परिवार राजधानी में हो। जी महाराज, रनशाओ झुककर बोला। सियानयांग के पास। मास्टर, इंपीरियल गार्ड्स की एक डिटैचमेंट हमारी तरफ आ रही है। पार्ट 2। रेन श्याओ को ग्रुप के आगे सवारी करते देखकर ज़ैंग मिंग तुरंत मुड़कर रिपोर्ट करने लगा। जाओ फेंग ने गाड़ी का पर्दा उठाया और सामने देखा। सुप्रीम जनरल!
रेन श्याओ घोड़े से उतरकर आगे आया और जाओ फेंग को सल्यूट किया। कमांडर रेन, यहाँ कैसे? जाओ फेंग ने मुस्कुराकर पूछा। महाराज ने आपको तुरंत महल बुलाया है, रेन श्याओ ने अदब से जवाब दिया। मेरी बहन और बच्चे भी गाड़ी में हैं, क्या हमें सीधा महल ही जाना है? जाओ फेंग थोड़ा हैरान हुआ। महाराज उनसे भी मिलना चाहते हैं, रेन श्याओ ने समझाया। अच्छा तो चलो। जाओ फेंग ने बिना झिझक के हाँ कर दी। अगर ये कोई राजनीतिक पैलेस इंट्रीग ड्रामा होता तो परिवार को महल ले जाना खतरा हो सकता था, पर ये किन का दौर था और उनके सामने था किन शी हुआंग। इतिहास में किन शी हुआंग ने कभी अपने वफादार अफसरों को नहीं मारा। रूलर फियरिंग हिज सब्जेक्ट्स पावर, ऐसा कॉन्सेप्ट उसकी गवर्नेंस में होता ही नहीं था। ####, ज़ैंगताई पैलेस के बाहर जाओ फेंग वांग यन, जाओ यिंग और अपने दोनों बच्चों के साथ इंतजार कर रहा था। भैया, ये महाराज कैसे हैं? गुस्सा ज्यादा करते हैं क्या? किन के महान रॉयल पैलेस के सामने खड़ी जाओ यिंग का दिल जोर से धड़क रहा था। एक छोटी सी गांव की लड़की एम्पायर के सबसे बड़े पावर के सामने कैसे ना घबराती? जाओ फेंग ने उसकी तरफ तिरछी नजर से देखा। पता नहीं, अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया ना तो शायद जेल में डाल दें। सच? जाओ यिंग का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। हस्बैंड, बस करो। वांग यन बीच में ही बोल पड़ी। यिंगर, मत सुनो इसकी बातें। महाराज कोई गुस्से वाले या अनन्यायी इंसान नहीं हैं। भाई, आप हमेशा मुझे डराते हो। जाओ यिंग ने पाउटिंग करते हुए घूर दिया। जाओ फेंग हंसने लगा। हा। ####, ज़ैंगताई पैलेस के अंदर। योर मेजेस्टी, जनरल जाओ फेंग और उनका परिवार बाहर इंतजार कर रहा है, रेन श्याओ ने रिपोर्ट दिया। बुला लो। यिंग ज़ेंग ने मेमोरियल रखकर हाथ हिला दिया। आदेश, जनरल जाओ फेंग और उनका परिवार महल में प्रवेश करें। कमांड सुनते ही जाओ फेंग ने पैलेस हॉल में कदम रखा। वांग यन, जाओ यिंग और उनके दोनों बच्चे पीछे से आ गए। आपका वफादार महाराज को प्रणाम करता है। प्रणाम महाराज। वांग यन और जाओ यिंग ने भी सीधा देखने की हिम्मत ना करते हुए झुककर प्रणाम किया। उठो, यिंग ज़ेंग ने शांत स्वर में कहा। फिर उनकी नज़र कोर्टयार्ड पे घूमती हुई रुकी। यहाँ ग्रैंड फिजिशियन खा कहाँ है और तुम्हारी माँ? योर मेजेस्टी, ग्रैंड फिजिशियन खा दवाई सीखने और लोगों का इलाज करने के लिए सफ़र पर निकल गए हैं। रही बात मेरी माँ की, तो वो अपने गांव को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वहीं रुक गई। जाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए बताया। ट्रैवलिंग? यिंग ज़ेंग के चेहरे पर हल्की सी परेशानी उभरी। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैं रोक नहीं सकता महाराज, ये उनका खुद का लिखा हुआ पत्र है। जाओ फेंग ने लेटर निकाला और पेश किया। यिंग ज़ेंग ने तुरंत पत्र लिया और पढ़ा। चेहरे की तनाव भरी लकीरें धीरे धीरे नरम पड़ गईं। साय, मेरे फादर इन लॉ के लिए शियानयांग हमेशा एक पिंजरा ही रहेगा। ठीक है, जाने दो। उन्होंने पत्र रख दिया। और तब यिंग ज़ेंग की नज़र वांग यन और जाओ यिंग पर गई। तुम दोनों इतना झुकी क्यों हो? मैं कोई लोगों को खा जाने वाला राक्षस नहीं हूँ। सर उठाओ। दोनों ने धीरे से अपने सर उठाए। वांग यन शांत थी, पर जाओ यिंग का डर साफ दिख रहा था। और जिस पल यिंग ज़ेंग की नज़र उस पर पड़ी, वो जम गया। डोंगर? यिंग ज़ेंग के मुंह से हल्की सी हिचकी जैसी आवाज़ निकली। डोंगर? ये क्या मतलब हुआ? जाओ फेंग समझ नहीं पाया। यिंग ज़ेंग का फोकस जाओ यिंग पर जम गया। जाओ फेंग के दिमाग में अलार्म बज गए। ये तो मुश्किल हो गया। महाराज कहीं मेरी बहन में इंटरेस्ट तो नहीं ले रहे हैं? मुझे किंग शी हुआंग का साला नहीं बनना, और मेरी बहन किसी बड़े उम्र के आदमी से शादी? बिल्कुल नहीं। जाओ फेंग तुरंत एक कदम आगे बढ़कर बहन के सामने आ गया। महाराज, ये मेरी छोटी बहन जाओ यिंग है। तुम्हारी बहन? यिंग ज़ेंग की आंखों में शौक और कुछ और ही चल रहा था। ये इतनी सिमिलर कैसे हो सकती है? चेहरे का स्ट्रक्चर, आंखों की शेप, कम से कम 60% डोंगर जैसी। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? यिंग ज़ेंग का दिल तेजी से धड़क रहा था। जाओ फेंग की बहन।
डोंगर की छवि, ऐसे मिल जाना, ये कोइंसिडेंस बहुत बड़ा था। तुम्हारी बहन तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं लगती, यिंग ज़ेंग ने हल्का सा मजाक करते हुए कहा। मैं पिताजी पर गया हूँ और मेरी बहन माजी पर, ज़ाओ फेंग ने हंसी के साथ जवाब दिया। ज़ाओ यिंग है ना? यिंग ज़ेंग ने पूछा। जी महाराज, ज़ाओ यिंग ने धीरे से जवाब दिया। सियानयांग पहली बार आई हो? जी, ज़ाओ यिंग ने घबराकर सर हिला दिया। पार्ट 3। मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में सिर्फ तुम, तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ ही हैं। अब जब तुम शानयांग आ गई हो, तुम्हारी माँ तो गांव में बिल्कुल अकेली रह गई होगी, है ना? यिंगजेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। हमने बहुत समझाया था, पर माँ मान ही नहीं रही थी, ज़ाओयिंग ने सीधा सा जवाब दिया। वो कहती हैं कि राजधानी की चहल पहल उन्हें सूट नहीं करती, उन्हें गांव की शांति ज्यादा पसंद है। अफसोस, मेरा तो मन था कि मैं उस महिला से मिलूं जिसने मेरे किन के लिए एक 20 साल का जनरल पैदा किया है। यिंगजेंग के चेहरे पर हल्का सा पछतावा सा उभर आया। ज़ाओफंग हल्का सा हंसा। महाराज चिंता न करें, अगर कभी शानयांग आए तो मैं खुद माँ को लेकर प्रणाम करवाऊंगा। ये बात तुमने खुद बोली है, कल को मैं आ जाऊं और तुम माँ को छुपा दो तो? यिंगजेंग ने हंसी में बोल दिया। अरे महाराज, आप भी। ज़ाओफंग आधा हंस पड़ा, आधा थका हुआ सा। चलो, तुम आज ही लौट कर आए हो, ज्यादा देर नहीं रोकता, आराम करो। कल दरबार के बाद नई मिलिट्री कैंप की स्थापना पर बात करेंगे। यिंगजेंग ने हाथ हिलाकर कहा। मैं आज्ञाकारी हूं महाराज, ज़ाओफंग ने तुरंत झुककर जवाब दिया। ज़ाओफंग महल से लौट गया, पर यिंगजेंग की नज़र अब भी दूर तक जाती ज़ाओवेंग की परछाई पर अटकी हुई थी। ये इतनी सिमिलर कैसे हो सकती है? चेहरा, चलने का अंदाज, कम से कम 6 हिस्सों तक डोंगर जैसी। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? यिंगजेंग की आंखें गहरी सोच में डूब गईं। इतनी मुश्किल मेमोरियल्स भी उसे कभी इतना परेशान नहीं कर पाई थी। दुनरो, उन्होंने जोर से पुकारा। थोड़ी देर बाद दुनरो तुरंत अंदर आ गया। योर मैजेस्टी, मैं हाजिर हूं। ज़ाओफंग का हाउसहोल्ड रिकॉर्ड फिर से लेकर आओ, यिंगजेंग ने गंभीर स्वर में कहा। जी महाराज। दुनरो तुरंत पीछे गया और कुछ ही पल में रिकॉर्ड लेकर लौट आया। यिंगजेंग ने बिना रुके रिकॉर्ड खोला और एक एक पंक्ति दोबारा पढ़ने लगा। काफी देर तक पढ़ने के बाद भी कुछ अलग नहीं दिखा। तुमने इस रिकॉर्ड की पूरी जांच की थी? यिंगजेंग ने सिर उठाकर पूछा। जी महाराज, मैंने खुद सब वेरीफाई किया था, ऑफिशियल रजिस्ट्री से क्रॉस चेक किया, गांव में लोगों को गुप्त रूप से पूछा, सब बिल्कुल ठीक है। ज़ाओफंग के पिता हानदान की लड़ाई में शहीद हुए थे। उनकी माँ क्यूलिनदाओं की रजिस्टर्ड रेजिडेंट है। उनकी माँ दवाइयों में निपुण है और ज़ाओफंग भी थोड़ा बहुत इलाज जानता है। बताएं महाराज, क्या इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है? ये कहते ही यिंगजेंग की आंखें तेज हो गईं। योर मैजेस्टी, दुनरो ने बड़े संतुलित अंदाज में कहा। मैंने डोंगर को अपनी आंखों से देखा है, उनका पोर्ट्रेट भी ड्रॉ करवाया था, पर ज़ाओफंग की माँ वो उनसे बिल्कुल नहीं मिलती। हैबिंगताई का जो स्टुअर्ट ज़ाओ के घर रखा गया था, वो भी कोवर्ट एजेंट है। सभी एजेंट्स ने लेडी डोंगर का पोर्ट्रेट याद किया हुआ है। अगर ज़ाओफंग की माँ डोंगर होती, वो सबसे पहले रिपोर्ट कर देते। ये सुनकर यिंगजेंग के चेहरे पर निराशा की परछाई आई। छोड़ो, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। उन्होंने हल्की सी सांस छोड़ी। डॉक्टर शिया पर नजर बनी हुई है ना? चिंता न करें महाराज, दुनरो ने सीधा जवाब दिया। डॉक्टर कहीं भी जाएं, गुप्त सुरक्षा उनके साथ ही होती है। अच्छा है, यिंगजेंग ने सिर हिलाया। दुनरो जाने ही वाला था कि रुको, यिंगजेंग ने किर बुला लिया। दुनरो पलटकर झुक गया। शानयांग में जो कोवर्ट एजेंट्स हैं, उनसे कहो कि ज़ाओफंग की माँ का एक पोर्ट्रेट बनाएं। जैसे ही तैयार हो जाए, मुझे तुरंत पेश करो। जी महाराज। दुनरो ने गहरा झुककर सलाम किया और निकल गया। डोंगर, चांसेस कम हैं, लेकिन मैं किसी भी संभावना को इग्नोर नहीं करूंगा। और फादर इन लॉ का इतना अचानक शानयांग जाना भी कुछ अजीब है।
मुझे इसका पूरा सच पता लगाना ही होगा। थीम म्यूजिक। जाओ रेजिडेंस रात। पैलेस से लौटकर घर पहुंचते ही भैया, जाओविंग ने मुंह फुलाकर कहा, वो राजा इतने ज्यादा शानदार है, मैं तो बोलते ही डर रही थी, कहीं उनका मूड खराब हो गया तो बस मेरी तो जान ही ले लेते। जाओफंग हंस पड़ा। हाँ, वो बहुत इम्पोजिंग है, पर वो बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, तुम बिल्कुल ना डरो। हस्बैंड, वानयान ने पूछा, यिंगी के रहने का क्या सोचेंगे आप उसे सीधा फौज में तो नहीं ले जाएंगे ना? सिस्टर इन लॉ, जाओविंग ने बीच में ही बोला, मुझे फौज में कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं तो वैद्य का काम ही करूंगी। उल्टा मुझे आर्मी में रहकर अपनी मेडिकल स्किल्स और इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। आर्मी में सीधा जाओगी? जाओफंग मुस्कुरा दिया। जल्दी कैसे? जाओविंग हैरान। मिलिट्री फिजिशियन बनने के लिए पहले ग्रेट मेडिकल हॉल में आधा महीना ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ऊपर से मेरा नया मिलिट्री कैंप अभी बना ही नहीं, मेडिकल यूनिट को भी लोग चाहिए। तो तुम सियानयांग में ही रुकोगी? मेरे इलाज की काबिलियत पर ट्रेनिंग? जाओविंग ने छोटी सी नाक से कोड़ी, थोड़ी सी शान के साथ। घर में तुमने बीमारियां ट्रीट की हैं, आर्मी में जख्म, बैटलफील्ड इंजरीज, एम्प्यूटेशन तक होती है, दोनों बहुत अलग होते हैं। जाओफंग हंसी में बोल पड़ा। यान्या, जाओफंग ने पुकारा, यिंगी के लिए कमरा तैयार कर दो। जी। वानयान ने जाओविंग का हाथ पकड़ा। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ, अब से सियानयांग में यही तुम्हारा घर होगा। दोनों अंदर निकल गईं। जाओफंग अपने खास कमरे में थीम म्यूजिक का पॉज लेंगे। मैंने फास्टिंग पिल्स की डजन्स बैचेस बना ली हैं, अब मुझे इंटरनल एनर्जी रिस्टोर करने और कल्टीवेशन बढ़ाने वाली पिल्स रिफाइन करनी होंगी, और कुछ हर्ब्स भी कलेक्ट करने होंगे। एल्केमी फर्नेस को समन करके जाओफंग फिर से अपने काम में डूब गया। थीम म्यूजिक का एक छोटा सा पॉज लेते हुए। ज़ांघाई पैलेस उस रात। लॉर्ड चांसलर लीसी हाजिर होना चाहते हैं। बाहर से आवाज आई। लीसी अपने ऑफिशियल रोब्स में सीधे खड़े थे। इतने प्रभावशाली मंत्री के पास पैलेस एंट्री का अधिकार था, पर फिर भी मर्यादा का अनाउंसमेंट जरूर होता था। जाओगाओ ने उन्हें देखा और हल्का सा सिर हिलाया। कृपया प्रतीक्षा करें चांसलर। ये कहकर वो अंदर गया और रिपोर्ट किया। कुछ पल बाद लौटकर बोला, चांसलर लीसी, महान राजा आपको बुलाते हैं। धन्यवाद, लीसी ने अदब से जवाब दिया। अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने देखा, यिंगजैंग अभी भी मेमोरियल्स पढ़ रहे थे। किन का ये राजा सच में एक काम का पागल, एक सच्चा कर्मयोगी है। चैप्टर 164 दरबार का सभा। नए सेना कैंप की स्थापना। झाओफेंग का कोर्ट में तमाशा देखना। लीसी धीरे से ज़ांगताई पैलेस के भव्य दरबार में प्रवेश हुआ। आपका वफादार प्रजा महाराज को प्रणाम करता है। लीसी ने गहरी प्रणाम किया। यिंगजैंग ने बिना सर उठाए शांत स्वर में पूछा, झाओ राज्य अभी अभी विजित हुआ है, वहां चिन कानून लागू करने का काम पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में न्याय मंत्री दरबार में क्यों आए हैं? जब तक सामने झाओफेंग नहीं होता, यिंगजैंग का असल रूप सामने आता, ठंडा, कठोर और इतना गंभीर कि कोई उनके चेहरे से एक शब्द तक न पढ़ सके। लीसी ने दोबारा प्रणाम किया। आज ये प्रजा एक अनुरोध लेकर आई है। यिंगजैंग ने सर उठाया। अनुरोध? तुम जैसे मंत्री के मुंह से ये शब्द कम ही सुनने को मिलते हैं, कहो। लीसी ने सीधे मुद्दे पर आते हुए बोला, मेरा बड़ा बेटा लीयू कई सालों से बेजियांग का अधिकारी है। मैं महाराज से निवेदन करता हूं कि उनका पुनः नियोजन किया जाए। यिंगजैंग की आंखों में कोई बदलाव नहीं आया। लीयू, हाँ, मुझे याद है। 4 साल से बेडी का प्रशासक है, काम भी अच्छा किया है। नियम के अनुसार उनका बदलाव स्वाभाविक है, इसके लिए तुम्हें अलग से गुहार करने की जरूरत नहीं। लीसी ने तुरंत कहा, महाराज, मैं उनको राजधानी नहीं बुलाना चाहता, मैं चाहता हूं कि उन्हें सेना में भेजा जाए। झाओफेंग को तो मैंने सेनापति बना दिया, पर उसका कैंप अभी बना नहीं, इसलिए मेरी इच्छा है कि लीयू जनरल झाओफेंग की सेना में सेवा दे।
इस बार लीसी ने तीसरी बार प्रणाम किया। यिंग ज़ैंग की आंखें थोड़ी सी तीखी हो गई। तो तुम अपने बेटे के लिए एक उच्च पद चाहते हो? लीसी ने गहन श्रद्धा से कहा, जी हाँ महाराज, मेरा यही विनम्र अनुरोध है। यिंग ज़ैंग ने शांत सा प्रश्न पूछा, अगर पिछले सालों में देखा जाए तो तुम कभी ऐसा अनुरोध नहीं करते, आखिर बदला क्या? लीसी ने सीधी आंखों में आंखें डालकर कहा, महाराज, मैं अपने वंश की रक्षा करना चाहता हूँ। मेरे होते हुए कौन तुम्हारे परिवार को हाथ लगाएगा? लीसी ने दर्द भरी सच्चाई में कहा, जब तक महाराज है मुझे डर नहीं, पर भविष्य, उसके बारे में कोई नहीं कह सकता। मैं मर सकता हूँ, पर मेरा वंश खत्म नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ। लीसी जैसे चतुर मंत्री का इतना भावुक होना सब कुछ कह रहा था। 1 महीने से दरबार की हवा बदल रही थी, क्योंकि अब कोर्ट में सिर्फ फुस्सू नहीं, हू हाय भी उपस्थित होता था। इस बदलाव ने पूरी राजनीति का संतुलन बिगाड़ दिया था। जिन मंत्रियों का साथ पहले फुस्सू के पास था, अब धीरे धीरे हू हाय की तरफ जाने लगा। पर लीसी सब समझ गया था। ये सब एक राजनीतिक खेल था। यिंग ज़ैंग दोनों पुत्रों को समझ रहा था, पर यकीन किसी पर भी पूरा नहीं था। और सबसे बड़ा सच क्या था? रणनीति में दया और संबंध नहीं चलते, ये या तो जीत या मौत होती है। यिंग ज़ैंग ने लीसी की आंखों में डर, मोह और समझ सब देख लिया। आखिर में उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, कल दरबार के बाद नए सेना कैंप का फैसला हो जाएगा। उसके बाद ली यू झाओफेंग की सेना में शामिल हो जाएगा। लीसी ने शुक्राने में गहरी प्रणाम की। महाराज की कृपा सर्वोपरि है, मैं अपनी जान से सेवा करूंगा। उनके जाने के बाद यिंग ज़ैंग ने सोचा, लीसी वी लियाओ से ज्यादा परिवार से बंधा हुआ है, शायद इसीलिए अधिक सोचने लगता है। अगले दिन दरबार सभा। मंत्रीगण सभा में प्रवेश करें। झाओगाओ की गूंजती आवाज से सभी मंत्री तलवार रखकर दरबार में प्रवेश करने लगे। एक तरफ सेनापति वांग जैन, फिर मंगवू, फिर हुआन ई और अंत में झाओफेंग। दूसरी तरफ सिविल मंत्री, सबसे आगे वांगवान, फिर कुईध्वांग, फिर वी लियाओ, लीसी और अन्य नवमंत्री। आज का दरबार थोड़ा अलग था। 2 युवराज बीच में खड़े थे, बड़ा राजकुमार फुस्सू और छोटा राजकुमार हू हाय। फुस्सू शांत, गंभीर, हू हाय हल्की सी घमंड भरी मुस्कान के साथ। झाओफेंग ने दूर से दोनों को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। लगता है मेरा छोटा सा खेल काम कर गया। हू हाय अब दरबार में आता है। वांग वान और उनके लोगों के होश उड़ गए होंगे। उन्हें डाउट भी हो जाए कि झाओफेंग का हाथ है तो भी क्या कर लेंगे। ये उनका शिष्टाचार का नहीं, बदले का गिस्ट था। तभी महाराज दरबार में पधारे, झाओगाओ की आवाज गूंज उठी। पार्ट 5। हम सब मिलकर महाराज का स्वागत करते हैं। महाराज की आयु 10,000 साल हो। महान किन सदा अमर रहे। सारे मंत्री अपने हाथ में पकड़े हुए यूपई यानी सेरेमोनियल टैबलेट्स को ऊपर उठाए एक स्वर में गरज उठे। पूरा दरबार एक घनघोरे शाही और भयंकर महिमा से भर गया। इस घूमती हुई प्रतिध्वनि के बीच यिंग ज़ैंग धीरे धीरे दरबार के महान मंडप में प्रवेश हुआ और सिंहासन पर विराजमान हो गया। उठो, उसने हाथ हिलाकर संकेत दिया। धन्यवाद महाराज, सारे मंत्री एक साथ बोले। झाओगाओ की आवाज फिर गूंज उठी। यदि किसी को प्रस्ताव रखना है तो आगे आए, वरना आज का दरबार यहीं समाप्त। महाराज, मुझे कुछ प्रस्तुत करना है। वै लियाओ सीधा आगे बढ़कर घुटनों के बल बैठ गया। यिंग ज़ैंग ने नीचे देकर पूछा, कहो मंत्री वै, क्या बात है? वै लियाओ ने पूरा विवरण रखा। झाओ का क्षेत्र आधा साल पहले हमारे अधिकार में आया था।
सारे प्रशासनिक काम निबट चुके हैं, लेकिन झाओ के पूर्व राजकुल के लोगों से भूमि वापस लेने में तीव्र विरोध हो रहा है। वे लोग बिना किसी तरह के नियम माने तैयार नहीं। जब हमारे किन राज में सिर्फ वे ही भूमि रख सकते हैं जो युद्ध में वीरता दिखाएं, तो इन हार चुके राजकुल को हम क्यों सहन करें? यिंगजेंग की आंखों में सर्दी छा गई। हान फे को मेरा आदेश सुना दो। जो भी झाओ राजकुल भूमि पुनर्वास में बाधा डाले, हान फे को पूरा अधिकार है कि वो वहां तैनात सेना का प्रयोग करके उनका दमन करे। आदेश का पालन होगा। वै लियाओ ने प्रणाम किया और पीछे हट गया। तभी महाराज, फूसू आगे आया। झाओ राजकुल की जड़ बहुत गहरी है। उनका संपूर्ण विनाश ठीक नहीं होगा। ऐसा करने से हमारी ही सेना को भारी हानि हो सकती है। इसलिए हमें कठोरता से पहले उन्हें समझाकर अपनी ओर करना चाहिए। हु हाय तुरंत बीच में बोल पड़ा। बड़े भाई, आप गलत है। हु हाय ने यिंगजेंग को प्रणाम करके जोर से कहा। किन का राजकुल वे लोग हैं जिन्हें सैनिक शौर्य और राज्य सेवा का पुरस्कार मिला, पर झाओ का राजकुल तो हार चुके राज्य की बची कुची परछाइयां हैं। अगर वो समर्पण नहीं करते तो उनका समूल नाश ही सही है। उनके भूमि और संपत्ति कब्जे में आएगी तो किन का भंडार मजबूत होगा। हमारी लाखों की एलीट सेना को भी सहायता मिलेगी। फूसू ने भाव टहर ली। छोटे भाई, तुम्हें पता है कितने झाओ राजकुमार हैं? उनके कितने प्राइवेट सोल्जर हैं? हान छोटा राज्य था, पर झाओ बहुत विशाल था। उन पर कठोर बल प्रयोग उन्हें एक साथ कर देगा और तब हमारा खर्च और नुकसान बढ़ेगा। हु हाय पीछे नहीं हटा। पर अगर हम उन्हें छूट दे देंगे तो हमारे किन के नियम का अपमान होगा। किन की भूमि वे को मिलती है जिनसे राज्यों को सेवा मिले। इन हार चुके राजाओं को दया देना हमारे सैनिक शौर्य को नीचा दिखाना है। उसकी तेज आवाज दरबार में गूंज उठी। कई मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। हु हाय कब से इतना तर्कशील हो गया? इस पर तो किसी ने खूब मेहनत की है। झाओ गाओ ही होगा। झाओ गाओ चुपचाप खड़ा मुस्कुराया। आज युवराज की प्रशिक्षण सफल हुआ, सब प्रभावित होंगे। दरबार के कोने में झाओ फंग सब देख रहा था, जैसे किसी नाटक का आनंद ले रहा हो। फूसू वर्सेस हु हाय, और मंत्री दोनों तरफ से गर्म हो रहे हैं। मजा आ रहा है। जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो यिंगजेंग ने हाथ उठाया। पूरा दरबार एक पल में शांत हो गया। फिर उसने अपनी तीखी नजर उन पर टिकाई जिससे सब चौंक गए। मंत्री झाओ, झाओ राजकुल के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? पूरा सभा थम गई। सारी नजर एक साथ झाओ फंग पर। झाओ फंग अंदर ही अंदर घबरा गया। मैं तो बस तमाशा देख रहा था, मुझे क्यों बुला लिया? पर राजा के सामने मना कैसे करता? वो आगे आया और प्रणाम किया। महाराज, मैं सैनिक हूं, प्रशासक नहीं। राजकुल के प्रबंधन की बात मेरी सीमा से बाहर है। मैं लड़ सकता हूं, पर चलाते कैसे हैं ये नहीं जानता। यिंगजेंग ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, बोलो। गलत हुआ तो मैं दोष नहीं दूंगा। वांग मान और वै झुआंग दोनों मुस्कुरा दिए। हाँ जनरल झाओ, बताइए। जैसे कह रहे हो, चलो देखें क्या बाउंसर फेंकते हो। झाओ फंग ने बेजान सी सांस ली, पर फिर शांत स्वर में बोला, झाओ राजकुल और किन राजकुल एक जैसे नहीं। उनके पास पूर्व जन्म से मिली भूमि, धन और लोग हैं, पर उनमें से कई लोग प्रशासन में काम आ सकते हैं। मेरी राय, कदरता और दयालुता दोनों का प्रयोग करना चाहिए। जो झाओ राजकुल समर्पण करे, कानून माने और किन की सेवा करे,
उन्हें कुछ भूमि रखने दी जाए। जितना वे सहयोग दें उतनी भूमि मिले। और जो विरोध करे उनके साथ कठोर व्यवहार हो, ताकि सबके सामने एक मिसाल सेट हो जाए। पूरा दरबार चुप हो गया। सबके चेहरे पर हैरानी। यिंगजेंग की आंख में भी उजाला सा चमका। मंत्री झाओ का सुझाव उचित है। आप सबका क्या विचार है? मैं समर्थन करता हूं, फूसू। मैं भी समर्थन करता हूं, हु हाय। हम सब समर्थन करते हैं, सारे मंत्री। पार्ट 6। झाओ फेंग का ये बैलेंस्ड अप्रोच, ना ज्यादा सख्ती ना ज्यादा नरम, सबको काफी ठीक लगा। मंत्री वे हान फे को मेरा फरमान भेजो। झाओ फेंग की ये नीति को तुरंत लागू किया जाए। जो झाओ के राजाए के लोग स्वेच्छा से हमारे साथ मिलना चाहते हैं, उन्हें उनकी जमीन का सिर्फ 30% हिस्सा रखने दिया जाए। और जो विरोध करें उन पर लोहे की मुट्ठी से वार किया जाए। सरगिरफ्तारों को फांसी, बाकी को गुलाम बनाया जाए और उनकी सारी संपत्ति जब्त हो जाए। यिनजेंग का हुक्म गिरते ही वह लियाओ ने सीधे झुककर आदेश स्वीकार किया। अगला मुद्दा, झाओ नोबिलिटी का फैसला हो चुका। अब बात करते हैं नए सैन्य कैंप की स्थापना पर। झाओ चिंग को हम पहले ही प्रोटेक्टर जनरल और सुप्रीम जनरल का पद दे चुके हैं। अब वो एक नया कैंप खड़ा करेगा। हमारी ग्रेट चिन की शक्ति को देखकर एक नया कैंप बनाना बिल्कुल उचित है, ताकि झाओ की धरती सुरक्षित रहे और पूरे साम्राज्य का आधार मजबूत हो। ये नया कैंप 3 मुख्य डिविजन्स में बटेगा। उनके कमांडर्स के लिए झाओ चिंग, तुम्हारी क्या सिफारिश है? ये सुनते ही दरबार में बहुतों के चेहरे लुटाव से उतर गए। 3 डिविजन्स मतलब 3 बड़े कमांडर, हर एक के पास 1 लाख की सेना, यानी शुद्ध मिलिट्री पावर। कौन नहीं चाहता था कि ये पद उनके लोगों को मिले? झाओ फेंग आगे बढ़े। महाराज, मैं अपने पुराने उपसेनापति तू सुई और जांग खान को रेकमेंड करता हूँ। ये दोनों मेरे साथ अनेक युद्धों में लड़े, पांग नुआन को हराया, लियन पो को मारा, हंदान को जीता। इनके पास प्रचुर युद्ध महिमा है। ये पद के पूरी तरह से हकदार हैं। ये सुनते ही पूरा दरबार हल्के हल्के गुनगुनाने लगा। सबको पता था कि 3 पोजीशंस में से 2 तो झाओ फेंग अपने किसी को ही देने वाला था, लेकिन कभी कभी चुनियो युए तुरंत बीच में घुस पड़े। महाराज, तू सुई और झांगहान झाओ फेंग के बहुत करीबी हैं। उन्हें इस नई सेना में रखना सही नहीं। ये पद किसी एक शख्स के हाथ में ज्यादा शक्ति जमा देगा। उन्हें किसी अलग कैंप में भेजना ही राष्ट्र के हित में होगा। वांग वान ने भौं चढ़ाई पर कुछ बोला नहीं। चुनियो युए की बात कम से कम तर्क से तो सही लग रही थी। झाओ फेंग ने बस हल्की सी नज़र उस पर डाली, ठंडी, बिना किसी भाव के। मैं सिर्फ रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ। अंतिम फैसला महाराज का है। मैं इसे आगे हस्तक्षेप नहीं करूँगा। यिनजेंग ने एक पल के लिए भी चुनियो युए की बात पे गौर न किया। तू सुई और जांग खान ने ग्रेट चिन के लिए अपना सब कुछ दिया है। वो दोनों कमांडर बनने के पूर्ण रूप से लायक हैं। और बस बात वहीं समाप्त हुई। महाराज सच में दूरदर्शी हैं। झाओ फेंग ने तुरंत झुककर कहा। 2 डिविजन्स पक्के, झाओ फेंग के हाथ मजबूत। चुनियो युए ने फिर विरोध करना चाहा। महाराज, कृपया पुनर्विचार। पर इस बार झाओ फेंग का पेशेंस खत्म। वो मुड़कर सीधे उस पर तीखी नजर डालते हुए बोला, तुम सिविल ऑफिशियल हो, सिविल अफेयर संभालो। मिलिट्री में दखल देकर क्या प्रमाण देना चाहते हो? फिर उसकी आवाज़ थोड़ी ठंडी पड़ गई। और एक बात, जब मेरी वांग्यान से सगाई हुई थी, तुमने अपने शिष्य मंगजा को भेजकर मुझे धमकाने की कोशिश की थी। मैं भूलता नहीं हूं। पूरा दरबार ढलक गया। फुसफुसाहट चारों तरफ। चुनियो युए ने ये किया था? वांग परिवार के साथ साजिश? पागल है क्या ये? ऊपर से झाओ फेंग से पंगा? सबके चेहरे बिगड़ गए। फुसू ने सिर झुका लिया। बोलने लायक कुछ था ही नहीं। वांग वान का मन डूब गया। ये खतरा बना रहेगा। चुनियो युए की वजह से झाओ फेंग हमसे और दूर जाएगा। चुनियो युए का चेहरा लाल से सफेद होता रहा। हाथ कांपते हुए उसने उंगली उठाई। तुम क्या? झाओ फेंग ने उसकी बात काट दी।
मुझे तुम जैसे लोगों से बहस करने का कोई शौक नहीं। पूरा हॉल सन्न हो गया। यिनज़ेंग ने इस दृश्य को देखकर अंदर ही अंदर हल्का सा मुस्कुराया। ये लड़का अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करता। झाओ फेंग फिर शांत स्वर में बोला, महाराज, 2 कमांडर्स की रिकमेंडेशन मैं दे चुका हूं, तीसरे को आप चुनें। बाकी डेप्यूटी कमांडर्स और स्ट्रैटेजिस्ट्स भी आप ही तय करेंगे। यिनज़ेंग ने तुरंत घोषणा की, तीसरे डिवीजन का कमांडर ली यू होगा, बीधी का गवर्नर, सिविल और मिलिट्री दोनों में निपुण। जब ये नाम पढ़ा, वांग वान, कुई ज्वांग और फुसु ग्रुप के सभी मंत्रियों के चेहरे सूख गए और सबकी नज़र एक ही व्यक्ति पर टिक गई, ली सी। ये सब इतनी बड़ी तैयारी पहले से हो रखी थी। चैप्टर 165 वू आन का वरदान। यिंगज़ेंग का एहसास, क्या ये एलिक्सिर जहर है? ली सी कमाल का चालबाज है। दरबार में खड़े मिनिस्टर्स चौंक गए। किसी ने धीरे से कहा, एक तरफ कोर्ट में इंपीरियल सेंसर का पद और दूसरी तरफ बेटा लीयू, जो पहले सिविल ऑफिशियल था, बेदी का गवर्नर, और अब ये सिविल से मिलिट्री में शिफ्ट हो गया। एक तरफ परिवार का आधा हिस्सा राजनीति में, दूसरा आधा सेना में। आगे चलकर अगर राजकुमार फुसु तख्त पर बैठा तो झाओ फेंग के प्रभाव के तहत ली यू की पूरी रक्षा होगी। ली सी असली मास्टर प्लानर है। ये बात सभी मंत्रियों को समझ आई। अगर ली सी ने खुद रिक्वेस्ट नहीं की होती तो काई यिंगज़ेंग कैसी मेहरबानी करते। ली सी तुरंत झुककर बोला, महाराज, ये आपका अपार कृपा है। मेरा पुत्र ली यू आपको कभी निराश नहीं करेगा। यिंगज़ेंग ने हाथ उठाकर कहा, ठीक है। नए कैंप के 3 कमांडर तय हो गए। फिर उनकी नज़र वेलियाओं पर गिरी। वियुद्ध मंत्री, झाओ फेंग की पुरानी सेना में कौन वाइस जनरल बनने लायक है? कौन 10,000 की रेजिमेंट संभाल सकता है? नाम की सोचिए, फैसला मैं करूंगा। आदेश का पालन होगा महाराज। झाओ फेंग का अगला कदम। झाओ फेंग आगे बढ़कर बोला, महाराज, नया कैंप बन चुका है। इसके लिए एक स्थल और एक आधिकारिक नाम चाहिए। कृपया इस पर भी आदेश दें। किन की राजधानी शियानियांग में प्लानिंग करना आसान था, पर वापस झाओ के क्षेत्र में जाकर सारा बोझ उसी पर पड़ने वाला था। यिंगज़ेंग ने बिना सोचे समझे कहा, कैंप का स्थान युनजोंग सिटी होगा। ये नाम सुनते ही दरबार में हल्की गड़बड़ मच गई। युनजोंग, यन राज्य की सीमा पर एक सुरक्षा किला। महाराज का इरादा साफ है, यन को डराना। अगर वुआन कैंप वहां तैनात हुआ तो यन कभी हिम्मत नहीं करेगा। कैंप का नाम वुआन। यिंगज़ेंग थोड़ा रुका, फिर उसकी नज़र सीधे झाओ फेंग पर टिक गई। हल्की मुस्कान और घोषणा, नए कैंप का नाम होगा वुआन कैंप। सन। पूरा दरबार एक पल के लिए जम गया। सिविल और मिलिट्री दोनों तबकों के लोग आंखें फाड़कर खड़े रह गए। यहाँ तक कि किन के 3 सबसे बड़े सुप्रीम जनरल्स वांग जेन, मेंग वू और हुआनी भी हैरान रह गए। इस नाम का वजन क्या? बाइकी का पर्याय। वुआन सिर्फ एक शब्द नहीं, यह नाम था बाइकी का। किन का ह्यूमन बुचर, वॉरिंग स्टेट्स का सबसे भयंकर जनरल। आज भी झाओ की धरती पर कोई बाइकी का नाम सुन ले तो खून सूख जाता है। और अब यिंगज़ेंग ये नाम झाओ फेंग को दे रहा था। दरबार में सरसर की आवाज़, ये तो सीधा संकेत है। महाराज चाहते हैं कि फ्यूचर में झाओ फेंग को मार्क्विस वुआन का दर्जा मिले। ये दिखाता है झाओ फेंग को उनकी सदा तक मेहरबानी प्राप्त है। झाओ फेंग ने तुरंत गहरा प्रणाम किया। महाराज, मैं ये नाम अपने कंधों पर बोझ की तरह नहीं, पर एक प्रतिज्ञा की तरह धारण करता हूँ। वुआन कैंप कभी आपका नाम कलंकित नहीं करेगा। हम वॉरिंग स्टेट्स को छाई-छाई कर देंगे और आपको एक जुट दुनिया उपहार देंगे। पूरा हॉल एकदम चुप। ये लड़का, ये सच में एक जनरल था। यिंगज़ेंग की नज़र में एक दमक थी। मुझे तुम पर भरोसा है। ठीक। जैंगटाई पैलेस बाद में।
यिंगजेंग ने पूछा, वुआन कैंप की फॉर्मेशन पूरी हो गई, कब निकलने का इरादा है? महाराज, सब तय हो चुका है, मैं कल ही झाओ वापस जा सकता हूँ। यिंगजेंग चौंक गया। इतनी जल्दी? थोड़ा रुक नहीं सकते? झाओ फेंग हंस पड़ा। आपने मुझ पर इतना विश्वास रखा है, मैं कैसे ढीला पड़ सकता हूँ? और कैंप बनाना, ये काफ़ी जटिल काम है। अगर मैं खुद वहाँ नहीं हुआ तो काफ़ी उलझन हो सकती है। यिंगजेंग ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया। ठीक है, कल ही जाओ। शुरू के कुछ महीने तुम वापस श्यान्यांग नहीं आ पाओगे, पर जब कैंप अच्छे से चलने लगे और युद्ध ना चल रहा हो, तब छुट्टी लेने लौट सकते हो। ये तो झाओ फेंग जानता ही था। एक सुप्रीम जनरल का आदर्श स्थान कैपिटल में, ना कि आर्मी के बीच 24/7। वॉर टाइम कमांड अलग बात थी, पर अगर कोई जनरल हमेशा सेना के बीच ही बेस कैंप लगा ले तो वो पॉलिटिकल रिस्क बन जाता। ट्रूप नंबर्स, यिंगजेंग ने कहा, तुम्हारे पुराने कैंप में कितने सिपाही बचे हैं? झाओ फेंग ने कहा, लगभग 60,000 एलीट सोल्जर्स। झाओ के युद्ध में हमने बहुत खोना है। हर हार, हर जीत, उसका खर्च सेना देती है। ये दर्द उसने कितनी बार महसूस किया था। यिंगजेंग ने पूछा, रीइंफोर्समेंट्स चाहिए? मैं तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ वॉर को आदेश दे सकता हूँ। झाओ फेंग ने शेक हेड किया। महाराज, मुझे नए रिक्रूट्स नहीं चाहिए। झाओ के जो 2 लाख सरेंडर्ड सोल्जर्स और पीनल ट्रूप्स हैं, सिर्फ वही चाहिए। ये लोग अब जड़ित हो चुके हैं, पुराने रिश्ते टूट चुके हैं। जैसे हमने हान के सोल्जर्स को इंटीग्रेट किया था, वैसे ही इन्हें भी कर सकते हैं। इनका ट्रेनिंग टाइम भी कम होगा। यिंगजेंग की बहुत चढ़ गई। 2 लाख सरेंडर्ड ट्रूप्स और उन्हें संभालने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 60,000 एलीट्स? अगर बीच में किसी ने बगावत कर दी तो बड़ी विपत्ति होगी। एलिक्सर का राज, यिंगजेंग का शौक। यिंगजेंग अभी भी थोड़ा चिंतित था। चिंता मत करो महाराज, झाओ फेंग ने शांत स्वर में कहा। पेनल बटालियन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और सेना के अंदर उनके अंदर उम्मीद है। ये लोग मिलिट्री मेरिट से चलाए जाते हैं और उनके परिवार को बंधक बनाकर रखा गया है। किसी को भी बेवजह हरकत करने की हिम्मत नहीं होगी, और अगर कोई करेगा तो हम मिसाल बनाएंगे। मुझे इसका पूरा विश्वास है, झाओ फेंग का आश्वासन था। यिंगजेंग ने अपने हाथ से हाँ किया। ठीक है, सावधानी जरूरी है। लैंटियन कैंप के ट्रूप्स अभी झाओ में हैं, उन्हें मैं वापस नहीं भेजूंगा। एक मुख्य डिवीजन वहीं रहेगी, और जब वू एंड कैंप पूरी तरह स्थापित हो जाएगा तब मैं उन्हें वापस भेज दूंगा। धन्यवाद महाराज, झाओ फेंग ने नज़र झुकाकर प्रशंसा स्वीकार की। अब टाइगर टैली का आदेश। झाओ गाओ, यिंगजेंग ने तीखे स्वर में कहा, मुझे टाइगर टैली लाओ। झाओ गाओ तुरंत आया, एक ब्रोकेड बॉक्स हाथ में लिए, झुका और बॉक्स को यिंगजेंग को समर्पित किया। यिंगजेंग ने धीरे से बॉक्स खोला और अंदर रखाए ग्रैंड चिन टाइगर टैली को देखा। ये वुआन कैंप के लिए टाइगर टैली है। कल से तुम झाओ के लिए रुक कर कैंप का स्थापना करोगे। फिर उसने बॉक्स झाओ फेंग को दिया। ये टैली अब तुम्हारे हाथ में है, वापस आकर इसे मुझे वापस देना। झाओ फेंग का चेहरा गंभीर हो गया और उसने श्रद्धा के साथ टैली को स्वीकार किया। अब एलिक्सर का वरदान। एक और बात, यिंगजेंग ने कहा, जब तुम कैंप पहुंचोगे मिलिट्री काम बहुत होंगे। आज जाने से पहले एल्केमी हॉल जाओ, मैं तुम्हें कुछ एलिक्सर्स दूंगा। ये एलिक्सर्स तुम्हारे शरीर को मजबूत करेंगे, रोग दूर रखेंगे और चेतना को तेज रखेंगे। यिंगजेंग की नज़र में गर्व था। झाओ फेंग ने आंखें थोड़ी सी चढ़ाकर पूछा, महाराज, आप खुद रोज ये एलिक्सर्स लेते हैं? काम इतना है कि बिना एलिक्सर्स के जगता कैसे रहूं? यिंगजेंग मुस्कुराया। वैसे हान को जीतकर तुमने सीक्रेट वॉल्ट में से एलिक्सर्स ढूंढ लिए, वरना मेरा स्टॉक खत्म हो गया होता। झाओ फेंग समझ गया कि यिंगजेंग सच में इन एलिक्सर्स को डिवाइन मेडिसिन समझता है। अब एलिक्सर्स का खतरा। झाओ फेंग अपने मन में सोचने लगा। इतिहास कहता है चिन शी हुआंग बीमार मर गया, और ये एलिक्सर्स इसमें बड़ा योगदान रखते थे। बहुत लोग मानते हैं ये हैवी मेटल से जहरीले थे। क्या मैं चेतावनी दूं?
उसने सोचा, पर अगर दूं तो इतिहास बदलेगा क्या? पाह, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं ई सुहान नहीं हूं और शायद ये दुनिया मेरी पुरानी अर्थ से अलग है। जाओ फेंग ने फैसला किया कि चिन वांग अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, उनका लंबा जीवन हो या ना हो, पर मैं उन्हें अनजाने में जहर नहीं खाने दूंगा। अब करेजस वार्निंग। जाओ फेंग ने धीरे से बोला, महाराज, मुझे कुछ कहना है, लेकिन शायद ना कहना ही बेहतर हो। यिंगजेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मर्यादा नहीं रखते, बोलो या सीधा बता दो। जाओ फेंग ने गहरा सांस लिया। महाराज, आपको ये एलिक्सर्स लेना बंद कर देना चाहिए। क्यों? यिंगजेंग हैरान। ये जहरीले हैं, जाओ फेंग ने स्पष्ट कहा। यिंगजेंग के चेहरे पर पहले तो शौक था, फिर हंसना शुरू कर दिया। हा हा हा, जाओ फेंग, तुम ज्यादा चिंता करते हो, मैं इसे सालों से ले रहा हूं, अगर जहरीले होते तो मैं अब तक मर गया होता। जाओ फेंग थोड़ा गुस्से में था, पर अपनी बात स्पष्ट रखी। महाराज, जहर हल्का है, पर समय के साथ जमा होता है। अगर आप लेते रहे, एक दिन ये आपके शरीर को हारा देगा। अगर आप चाहते हैं जल्दी मरने का, तो लेते रहे, लंबी उम्र चाहिए तो तुरंत बंद करो, जाओ फेंग ने गंभीर स्वर में कहा। जाओ गाओ खड़ा, पीठ पर ठंडी पसीने की बूंदें सोच में पड़ गया। क्या साहस है, राजा से सीधा ऐसे बात करना? यिंगजेंग की आंखों में अब ज्ञान और गंभीरता थी। कैसे साबित करोगे? जाओ फेंग ने बताया, सीधा, एक खरगोश लो और कुछ एलिक्सर्स खिलाओ, कुछ दिनों में असर समझ आएगा। यिंगजेंग ने हाँ किया और जाओ गाओ को तुरंत 2 खरगोश लाने का आदेश दिया। अब एल्केमी हॉल और सूप हूँ। जाओ फेंग ने क्यूरियोसिटी में पूछा, महाराज, कितने एल्केमिस्ट पैलेस में हैं? बस 100 के आसपास, यिंगजेंग ने शांत स्वर में कहा। और कितने एलिक्सर्स लिए सालों में? जाओ फेंग ने पूछा। हर दिन एक, लगभग 400 साल का स्टॉक सिर्फ अलर्ट रहने के लिए, यिंगजेंग ने जवाब दिया। जाओ फेंग के मन में आई एक अजीब सी सोच। अब समझ में आता है कि चिन शी हुआंग सिर्फ 50 के पार ही शाक्यों में मर गए। फिर उसने पूछा, चीफ एल्केमिस्ट कौन है? यिंगजेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, सू फू। इसने चिन शी हुआंग को जीवन के एलिक्सर के सपने दिखाए, पेंगलाई आइलैंड भेजा और अंत में जापान की स्थापना में योगदान दिया। जाओ फेंग के लिए अब सवाल ये था, अगर ये दुनिया इतिहास के अनुसार चल रही है तो सूफू एक फ्रॉड है, पर अगर ये कल्टीवेशन वाली दुनिया है तो क्या पेंगलाई आइलैंड सच में एग्जिस्ट करता है? जाओ फेंग गहराई से सोचता रहा। अभी उसकी शक्ति इतनी नहीं कि वो ऐसे राज खोज सके। एलेक्सर का टेस्ट और ली फैमिली का आगमन। जाओ फेंग जैसे ही चिन सेना के साथ यात्रा करता, दूर दूर तक घूमता रहा, बहुत जगह देखी, पर कभी भी एक और कल्टीवेटर से नहीं मिला, सिर्फ खुद ही अपनी शक्ति पर निर्भर। फिर भी स्पिरिचुअल एनर्जी का वजूद साबित था। इतनी अबंडेंट स्पिरिचुअल एनर्जी वाली दुनिया में कल्टीवेटर्स का ना होना अजीब होता। शायद वो शेंजू के ज़मीन पे नहीं रहते या फिर किसी अलग लेवल की एग्जिस्टेंस में हैं, पर ये सब बस जाओ फेंग के अंदाजे थे। तभी झाओ गाओ वापस हॉल में आया, 2 पैलेस अटेंडेंट्स के साथ, हर एक के हाथ में एक खरगोश था। महाराज, मैंने 2 खरगोश पैलेस से पकड़े हैं, झाओ गाओ ने झुककर कहा। यिंगजिंग ने उन्हें देखा और टेबल से एक बॉटल इन्विगोरेटिंग एलेक्सिर उठाया और झाओ गाओ को दिया। एक खरगोश को 2 गोली दो, नहीं 3 दो, यिंगजिंग ने गहरी आवाज में कहा। जैसे आदेश महाराज। झाओ गाओ ने तुरंत एलेक्सिर लेकर अटेंडेंट्स को दे दिया। कुछ ही देर में दोनों खरगोश एलेक्सिर खाकर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गए। ये तो ठीक लग रहे हैं, यिंगजिंग ने देखा। महाराज, कुछ दिनों तक इन्हें ऑब्जर्व करें, तभी फैसला करें। अगर एलेक्सिर जहरीला नहीं है तो अजीब होगा, झाओ फेंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इन दोनों खरगोशों को पैलेस में केज में रखो, अच्छी तरह देखो। मैं खुद देखना चाहता हूं कि एलेक्सिर सच में जहरीला है या नहीं, यिंगजिंग ने आदेश दिया। जैसे आदेश महाराज। झाओ गाओ ने तुरंत हाँ किया। छोटी खुशी और मजाक। यिंगजिंग ने झाओ फेंग की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, सुना है तुम्हारी पत्नी फिर से प्रेग्नेंट है? हाँ, 1 महीना हो गया है, झाओ फेंग ने फख्र से कहा। इस मामले में महाराज आपसे बेहतर हूँ। झाओ गाओ का चेहरा और ज्यादा पीला हो गया। ये कैसे बोल सकता है? उसके दिमाग में हैरानी थी।
कैसे आप मुझसे बेहतर नहीं हो? यिंगजेंग ने हैरानी से पूछा। मेरी एक ही पत्नी है और अब दूसरी बार प्रेग्नेंट है, पर आपके हैरम में अनेक कॉन्क्यूबाइंस हैं, फिर भी आपके कितने संतान हैं? झाओ फेंग ने स्मग मुस्कान के साथ कहा। यिंगजेंग समझ गया और हल्के मजाक में गुस्से से बोला, ये छोटा शैतान। वुंज एंग काप का सफ़र और घर की देखभाल। महाराज, मैं कल से झाओ के लिए निकलूंगा, तब तक कृपया मेरे घर का ख्याल रखें, झाओ फेंग ने विनम्रता से कहा। और मेरी छोटी बहन के लिए मैंने मास्टर चैन से बात की है। पहले वो इंपीरियल मेडिकल हॉल में मेडिसिन सीखेगी, फिर फील्ड मेडिक के रूप में आर्मी में शामिल होगी। तुम्हारी बहन आर्मी ज्वाइन करना चाहती है? यिंगजेंग हैरान हुआ। उसकी इच्छा है, वो लोगों की जान बचाना चाहती है, झाओ फेंग ने थोड़ी सी निराशा के साथ कहा। यिंगजेंग ने समझदारी से हाँ किया। कोर्ट के साथ अंतिम दिन। अपने डिपार्चर के अंतिम दिन झाओ फेंग ने ज़ांगताई पैलेस छोड़ने में जल्दी नहीं की। उसने यिंगजेंग के साथ समय बिताया, बातचीत की। अजीब था कि यिंगजेंग ने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइड में रख दिए और सिर्फ बातचीत में एंगेज हुए। झाओ गाओ हैरान रह गया, क्योंकि झाओ फेंग इतना फ्रीली बात कर रहा था जैसे वो राजा की इक्वल हो, और फिर भी यिंगजेंग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दोनों ऐसे बातें कर रहे थे जैसे पुराने दोस्त हों, छोटी बड़ी हर बात पर। झाओ गाओ ने समझ लिया कि झाओ फेंग की यिंगजेंग की नज़र में कितनी पोजीशन है, और इस बात ने उसके मन में पक्का कर दिया कि झाओ फेंग को कभी ऑफेंड नहीं करना, वरना ना सिर्फ वो खुद ख़त्म होगा बल्कि हुहाई को भी नुकसान हो सकता है। ली सी और ली यू का आगमन। शाम को झाओ रेजिडेंस के बाहर एक कैरेज रुकी। गार्ड्स तुरंत आगे बढ़े। कौन जा रहा है? 2 आदमी कैरेट से उतरे। हम जनरल से मिलना चाहते हैं, लीसी और उसका बेटा सम्मान देने आए हैं, लीसी ने विनम्र झुककर कहा। गार्ड्स तुरंत समझ गए और झुककर कहा, तो आप ग्रैंड मिनिस्टर ऑफ जस्टिस हैं, कृपया थोड़ा इंतजार करें। एक गार्ड अंदर जाकर रिपोर्ट करने गया। लीसी ने लियू से कहा, ये विजिट 2 मकसद के लिए है। पहला, सम्मान देना, दूसरा, तुम्हारे लिए एक सीखने का मौका। एटिकेट और प्रोटोकॉल को निग्लेक्ट मत करना, ली फैमिली का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। लियो ने हल्का सा सर हिलाया, समझने की कोशिश में। थोड़ी ही देर में गार्ड वापस आया। ग्रैंड मिनिस्टर जनरल ऐप से मिलेंगे। एंट्रेंस के गार्ड्स रुक गए और रास्ता खोल दिया। धन्यवाद, लीसी ने ग्रैटिट्यूड व्यक्त किया और लियू के साथ झाओ रेजिडेंस में प्रवेश किया। अंदर मेन हॉल में झाओ फेंग पहले से ही इंतजार कर रहे थे। 165